नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये चौथी वीडियो होने जा रही है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। बच्चों को टीचर ने बताया कि कार में पहले 4 बच्चे थे, ठीक है, फिर एक बच्चा बाहर निकल गया। 4 बच्चे थे, एक बच्चा बाहर निकल गया, अब कार में 3 बच्चे बचे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पर पहले 4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा निकला तो 3 बच्चा बचा। तो ये क्या है? ये व्यकलन, जिसे घटाना कहते हैं, सब्सट्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहला विकल्प दिया गया है, बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ को विकसित करें। तो ये योग नहीं है बल्कि घटाना है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ की समझ को विकसित करें। जोड़ मतलब भी योग होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, बच्चे संवर्धन और न्यूनीकरण को व्युत्क्रम प्रक्रिया के रूप में जोड़ेंगे। यहां पर भी जोड़ने के सेंस में आया है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ को विकसित करेंगे। तो यहाँ पर घटाना ही है। 4 पहले बच्चे थे, एक उसमें से कम हो गया यानी बाहर निकल गया, तो 3 बचा। तो ये क्या है? ये घटाना ही तो है, यानी घटाव की समझ को बच्चे विकसित कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। देखिए, 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, पहला रचनात्मक और दूसरा योगात्मक। अगर दोनों के अंतर को आप समझ पाएं तो इस प्रश्न का उत्तर आप चुटकियों में निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे योगात्मक मूल्यांकन की। तो योगात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब सत्र के अंत में, जब आपका पूरा सत्र कंप्लीट हो चुका है, जब फाइनल एग्जाम होता है, उसे योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चे को श्रेणी देने के लिए, बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अब जब फाइनल एग्जाम होगा तो आपका इस बात के लिए परीक्षण नहीं किया जा रहा कि आप सीखे हैं अथवा नहीं सीखे हैं, बल्कि इस बात का परीक्षण होगा कि अब आपको फाइनल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए कि आप कितना सीखे हैं एक कक्षा के दौरान, एक सत्र के दौरान, और उसके बाद से अगली कक्षा में आपको प्रमोट करने के संदर्भ में कहीं पर आपको एडमिशन लेना हो, उसके लिए वो फाइनल एग्जाम लिया जाता है। आपने कितना सीखा है या फिर आपको कहाँ कठिनाई आ रही है, वो योगात्मक परीक्षण में जांचना उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, ये होता है योगात्मक परीक्षण। अब बात करें अगर रचनात्मक मूल्यांकन की, तो रचनात्मक मूल्यांकन सत्र के बीच में किया जाता है, बार बार किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन सिर्फ एक बार किया जाएगा एक सत्र में, और रचनात्मक मूल्यांकन बार बार किया जाता है। जैसे कि एक पाठ को बच्चे को पढ़ाया गया या फिर एक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझाया गया, उसके बाद से तुरंत पाठ के समाप्त होने के बाद से बच्चे का मूल्यांकन किया जाए कि इस पाठ में या फिर इस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये जांचना कि बीच सत्र में कहीं बच्चे को दिक्कत आ रही है, यानी किसी पाठ में, किसी संप्रत्यय में, किसी कॉन्सेप्ट में समस्या आ रही है या नहीं, इसको जांचने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन सिर्फ आपका एक बार हो रहा था फाइनल एग्जाम के तौर पर, लेकिन जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो सत्र के बीच में बार बार होता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा दिया गया है कार्यविधिक ज्ञान को जांचना। तो यहाँ पर प्रोसीजरल नॉलेज को जांचने की बात की जा रही है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। प्रोसीजरल नॉलेज कहने का मतलब कि देखिए, जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है वो प्रोसेस से ही तो सीख रहा है। मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि सीधे बच्चे आउटपुट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए बच्चे अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो इसके जाँचने की बात की जा रही है। तो रचनात्मक मूल्यांकन सत्र के बीच में किया जाता है, एक पाठ पढ़ाने के बाद किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए हम स्टार लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे विकल्प पर। दिया गया है छात्रों को श्रेणीकरण और वर्गीकरण। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये योगात्मक मूल्यांकन में होता है। जैसे आप फाइनल एग्जाम होने के बाद से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिसाइड करते हैं, यही तो श्रेणी क्रम है। तो ये कब होता है? ये फाइनल एग्जाम के बेस पर होता है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन का पार्ट था और प्रश्न में आपसे रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछा गया। ये गलत हो गया। ठीक है, पहला देखिए, गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना। तो केवल त्रुटियों को पहचानने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि
त्रुटियों का समाधान करने के लिए भी रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और ये थोड़ा सा संकुचित था, क्यों? क्योंकि केवल त्रुटियों को पहचानने तक ही ये सीमित है, इस वजह से ये उत्तर आपका नहीं होगा। और एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए गणित अधिगम में कमियां पहचानना, शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। देखिए ये जो पहला वाला था ये इतना ही तक केवल था कि कमियों को पहचानना, लेकिन कमियों को पहचान करके अगले स्टेप पर भी तो आप जाएंगे, बच्चे में क्या कमी है बस इतना थोड़ी जानना उद्देश्य है। उस कमी को दूर करने के लिए आप अपने शिक्षण शास्त्र में, यानी जो आप विधि अपना रहे हैं परीक्षा पढ़ाने का, हो सकता है कि वो गलत हो, इस वजह से बच्चे ना समझ पा रहे हो, इस वजह से अब आवश्यकता है कि आप अपने शिक्षा शास्त्र में सुधार करें। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो ऑप्शन था वो पहले से दूसरे में इंक्लूडेड था, और चौथे पर जो मैंने स्टार लगाया था वो देखिए कहा जा रहा है कि कार्यविधिक ज्ञान को जांचना, यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज को जांचना, प्रोसेस को जांचना। तो जब आप बच्चे की कमियों को जानने के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टेप्स पर भी आप फॉलो कर रहे होंगे कि किस स्टेप पर बच्चे को दिक्कत आ रही है। मान लीजिए कोई गणित का सवाल है तो उसमें 5-6 स्टेप्स में हो सकता है कि वो प्रश्न सॉल्व हो रहा हो, 2-3 स्टेप्स तक बच्चे ने सही किया, चौथे स्टेप में अगर कुछ गलती हुई है तो ये तो आप बच्चे का इस मूल्यांकन के दौरान, रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पर प्रोसेस में बच्चे ने गलती की है। तो ये वाला जो विकल्प है चौथा वाला पहले से दूसरे विकल्प में इंक्लूडेड है, इस वजह से अब यहाँ पर चौथा विकल्प संकुचित हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, आपका उत्तर नहीं होगा। और एक ही विकल्प बचेगा ऑप्शन नंबर 2, यही पॉजिटिव है और यही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? जो निगेटिव सेंस में होगा वहीं आपका उत्तर होगा। निगमनात्मक विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 2 विधि होती है, पहला आगमनात्मक और दूसरा निगमनात्मक। दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में होते हैं, इस वजह से दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर निगमनात्मक नी से शुरू हुआ है, तो जिसमें पहले नियम बताया जाएगा वो होता है निगमनात्मक विधि। तो निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। अब चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम लोग प्रश्न को देखते हैं, और ध्यान रखिएगा आपको निगेटिव सेंस वाला उत्तर देना है। जो निगमनात्मक विधि का एक तरीके से लक्षण नहीं होगा वही उत्तर होगा। पहला विकल्प है, यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। कैसे? देखिए जब बच्चे को आप पहले से नियम बता दिए हैं तो अब उसको नियम नहीं खोजना है, अब उसको सिर्फ उदाहरण बताना है। और जब आगमनात्मक विधि की बात की जाती है तो पहले बच्चे को उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद से नियम खोजने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। पहले आप उदाहरण बताएंगे, फिर बच्चों को प्रेरित करेंगे उसका नियम खोजने के संदर्भ में। तो एक विश्लेषण करना, उसके बाद से तर्क करना, उसके बाद से फाइनल डिसीजन पर पहुंचना, ये आगमनात्मक विधि का स्टेप्स होता है, जिसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा जरूर निगमनात्मक विधि से, क्योंकि निगमनात्मक में पहले ही नियम बता दिया गया, बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है। दूसरा देखिए, यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने को बढ़ावा देती है। अब देखिए यहाँ पर सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि जब आपने बच्चों को नियम बता दिया तो बच्चे इसमें विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। जैसे आगमनात्मक विधि में क्या होता है, पहले बच्चे को आप उदाहरण बता देते हैं, उसके बाद से जब बच्चा किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है खोज करके, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ों को समझ रहा होता है। लेकिन निगमनात्मक विधि में पहले नियम बता देने के बाद से बच्चा अब नियम को थोड़ी खोज रहा है, यानी कि वो पहले से एक तरीके से चीज़ों को रटने टाइप का है ये, कि आप बच्चों को एक तरीके से उनको खोज करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो खोज करने का मौका नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सूत्रों को रटने लगेगा। इस वजह से ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। पॉजिटिव ये कहने के सेंस में कि जो निगमनात्मक विधि है उसका फेवर करता है, पॉजिटिव ये नहीं कि रटना पॉजिटिव सेंस में है। जो निगमनात्मक विधि है उसके संदर्भ में ये एक प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये उसके फेवर में था, इस वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। सामान्य से विशेष कहने का मतलब कि सामान्य मतलब कि नियम, और विशेष मतलब कि उदाहरण। तो नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। निगमनात्मक की परिभाषा ही ये कहती है कि बच्चे को पहले नियम बताया जाएगा फिर उदाहरण बताया जाएगा, तो ये तो उसका लक्षण होता है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, आपको अब सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है। ये आगमनात्मक विधि में होता है, निगमनात्मक में नहीं होता है। प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से यही आपका उत्तर होगा। देखिए पहले क्या कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ता नियमों और सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है। नियम और सूत्रों को खोजा थोड़ी जा रहा है, वो तो टीचर के द्वारा ही बता दिया जा रहा है। निगमनात्मक विधि यही तो कहती है कि पहले बच्चे को नियम बताया जाएगा, तो बच्चा सूत्र और नियम को खोज कहाँ रहा है, वो तो टीचर ने बता दिया ना। तो ये निगेटिव सेंस में था, इस वजह से यही आपका उत्तर होगा। और जो चौथा विकल्प है वो आगमनात्मक विधि का लक्षण दिया गया है, ना कि निगमनात्मक विधि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित की पदानुक्रम प्रकृति है। पदानुक्रम कहने का मतलब कि हायरार्किकल प्रोसीजर होता है गणित में। आगे देखिए, एवं अवधारणाएं यानी कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो तर्कसंगत है, संरचित हैं यानी कि लॉजिकल होती हैं, और साथ ही साथ संबंधित होती हैं यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। आगे पढ़िए, निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो जो पॉजिटिव सेंस में होगा वहीं आपका उत्तर होगा। अब चलिए विकल्पों पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प दिया गया है कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि पहले योग बच्चों को सिखाया जाता है यानी जोड़ सिखाया जाता है, एडिशन सिखाया जाता है, उसके बाद गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, अगर हम लोग 2 में 2 जोड़ दें तो इसका मान कितना आता है? आप कहेंगे कि 4 आता है। 2 में 2 फिर 2 जोड़ दें तो इसका मान कितना आता है? 6 आता है। 2 में 2 को 4 बार जोड़ दें तो इसका मान कितना आता है? 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो इसका मान 8 आता है। ये क्या हो रहा है? 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकी 8। ये पहाड़ा ही तो है। और हमने कैसे निकाला? इसे योग करके निकाला। तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि देखिए 2 गुणे 2 यानी कि यहाँ पर देखिए 2 को ही तो जोड़ा जा रहा है, 2 बार जोड़ा जा रहा है। तो 2 को जोड़ा जा रहा है और कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 2 बार। तो इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 को जोड़ा जा रहा है तो पहले मैंने 2 लिख दिया, और कितनी बार जोड़ा गया है? तो देखिए एक बार ये जोड़ा गया, एक बार ये, एक बार ये, 3 बार जोड़ा गया तो मैंने 3 लिख दिया, यानी कि इसका मान 6। और इसके बाद से देखिए 2 को ही जोड़ा जा रहा है। कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 2 गुणे 4 मैंने लिख दिया तो इसका मान आ गया 8। यहां पर देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये एग्जैक्ट इसके सेम आ रही है, यानी कि जो गुणन होता है वो कहीं ना कहीं जोड़ के बाद आता है। जोड़ के कॉन्सेप्ट को ही आधार बना करके गुणा बच्चे को सिखाया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। ये बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला सही है। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि हमने देखा कि 2 को आपने 2 में 2 जोड़ा तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो ये स्वतंत्र कहां हुआ? ये तो एक दूसरे पर निर्भर हुआ ना, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। तो यहां पर केवल अगर आपको दिख गया तो आगे आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल, एकमात्र, एक ही, ये सभी शब्द निगेटिव होते हैं। और प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया इस वजह से ये आपका विकल्प होगा ही नहीं। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन हो। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो आपका सत्र के अंत में जो फाइनल एग्जाम होता है। अब मान लीजिए बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में बीच सत्र में दिक्कत है तो क्या आप उसको बताएंगे नहीं? उसका डाउट क्लियर नहीं करेंगे? ये तो बिल्कुल निगेटिव है। आप गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन बीच सत्र में भी करते हैं ताकि बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है गणित समझने में, इसको आपको ज्ञान हो सके। तो ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा विकल्प भी गलत हो गया। चौथा देखिए, संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले होना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि संख्या के बारे में बच्चे जोड़ और घटाना सीखने से पहले संख्या के बारे में सीख ले। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए बच्चे को 2 + 2 जोड़ सिखा रहे हैं तो बच्चा तभी तो समझ पाएगा जब उसे संख्या का ज्ञान होगा कि 2 का मान क्या होता है, 2 किसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे को ये ज्ञात होगा कि संख्या क्या होता है तभी तो वो दूसरी संख्या में उसे जोड़ पाएगा। यही तो कह रहा है विकल्प। तो ये भी तो बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। यानी कि केवल ए और सी वाला, माफ करिएगा, केवल ए और डी वाला सही है, बाकी बी और सी वाला गलत है। ठीक है, तो ए और डी जिस विकल्प में होगा वही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ए और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है कि हायर क्लासेज में जो लड़कियां हैं वो गणित कम पढ़ती हैं और लड़के गणित ज़्यादा पढ़ते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बच्चे जो बालक हैं, जो छात्र हैं, वो गणित में बेहतर होते हैं और छात्राएं गणित में बेहतर नहीं होती हैं। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये एक जेंडर रूढ़िवादिता है। पहले से हम लोग एक आम अवधारणा अपने मन में बैठा लिए हैं, इस वजह से ये निगेटिव सेंस में माना जाता है। ठीक है, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता है। एज ए टीचर आप किसी को कठिन या फिर आसान तय नहीं करेंगे। ये बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें बालक का अनुभव महत्वपूर्ण है। आप एज ए टीचर गणित को कठिन या फिर आसान नहीं कह सकते। तो विकल्प तो यहीं पर निगेटिव हो गया। इसके साथ साथ आगे जब आप बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहता तो कोई भी लड़की गणित विषय से हायर क्लास में पढ़ती ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये एक मनगढ़ंत बातें हैं कि लड़कियां गणित में हायर क्लासेज में गणित नहीं लेती हैं। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा।
एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या कहा जा रहा है, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इसी की मैं बात कर रहा था, जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा था। अब जो टीचर है और जो सामाजिक परिवेश है वो अपने मन में एक पहले से अवधारणा बना लिया है कि जो लड़कियां होती है वो गणित में कमजोर होती हैं, जबकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। देखिए रूढ़िवादिता क्या होता है कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं समाज में व्याप्त है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लोग आने वाली पीढ़ियां भी उसको उसी तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि पहले के लोग उसको इस प्रकार से अवधारणा बनाए हुए थे, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इस वजह से ये पूरी तरीके से गलत होता है। ठीक है, तो इसी को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं कि जो शिक्षक है और जो समाज है वो पहले से अपने अंदर ये अवधारणा बना लिया है कि लड़कियां गणित कम पढ़ती हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी केवल इसका सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी, केवल सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। निदानात्मक शिक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए निदान की बात की जा रही है। निदानात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है कि बच्चे अधिगम के दौरान, यानी कि अधिगम जब प्रोसेस चली रहा है उसमें कहाँ पर उसको कठिनाई आ रही है उसका पता लगाना, यानी कि समस्या का पता लगाना। ठीक है, और निदानात्मक शिक्षण से जो जुड़ा हुआ नहीं होगा, जो निगेटिव होगा निदानात्मक शिक्षण के बारे में, वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है कक्षा का अवलोकन। जब कक्षा का एज ए टीचर आप अवलोकन करते हैं तो आप बच्चों के बारे में समझ पाते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चा समझ पा रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरी कक्षा को अवलोकित कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों के व्यवहार के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा सीख पा रहा है अथवा नहीं सीख पा रहा है या फिर कठिनाई महसूस कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल निदानात्मक परीक्षण का फेवर कर रहा है। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। ठीक है, दूसरे विकल्प की बात करेंगे। दूसरा कहा गया कि मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण। देखिए मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण कहने का मतलब कि बच्चों से आप प्रश्न पूछ रहे हैं और मौखिक रूप से वो जवाब दे रहे हैं। अब जब बच्चे जवाब देंगे तो उस जवाब का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आप जान सकते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है अथवा नहीं। तो ये भी निदानात्मक शिक्षण का एक पार्ट है। उसकी प्रॉपर्टी है कि बच्चे की समस्या का आप पता लगा रहे हैं। चूंकि ये पॉजिटिव सेंस में था निदानात्मक शिक्षण के संदर्भ में, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। बात करेंगे तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प दिया गया है छात्रों का लिखित कार्य। अब देखिए जब भी कोई लिखित कार्य होगा, जैसे कक्षा में सत्र के बीच में, तो लिखित कार्य के दौरान आप बच्चे के कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गणित का प्रश्न आपने दिया सॉल्व करने के लिए, अब बच्चा उसे लिख कर ही तो सॉल्व करेगा। अब उस लिखित कार्य को देख करके, एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि बच्चे को समस्या है अथवा नहीं है। तो ये भी निदानात्मक परीक्षण का पार्ट है। इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। बात करेंगे चौथे विकल्प के। दिया गया है संचयी और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड। ध्यान से समझिएगा, संचयी और उपख्यानात्मक में थोड़ा सा डिफरेंस है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। संचयी रिकॉर्ड को अंग्रेजी में पोर्टफोलियो कहा जाता है और उपख्यानात्मक को अंग्रेजी में एनेक्डोटल कहा जाता है। पोर्टफोलियो में बच्चे की शैक्षिक प्रगति को मेंटेन किया जाता है और उपख्यानात्मक जिसे एनेक्डोटल कहा जाता है उसमें बच्चे की व्यवहारात्मक प्रगति को नोट किया जाता है। तो अगर आपका व्यवहार से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो एनेक्डोटल में जाएगा, और अगर बच्चे की शैक्षिक प्रगति से जुड़ा हुआ है तो वो पोर्टफोलियो में जाएगा। तो पोर्टफोलियो को देखकर भी बच्चे का कहाँ पर दिक्कत आ रही है सत्र के बीच में ही उसका पता लगाया जा सकता है। क्योंकि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक पूरे सत्र के दौरान, मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है तो उस एक साल के दौरान, कक्षा 3 के दौरान जो भी वो गतिविधि कर रहा होगा उसका रिकॉर्ड, शैक्षिक प्रगति उसके पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाएगा। तो अभी मान लीजिए कक्षा 3 में ही बालक है और फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है और सत्र के बीच में ही कोई टीचर उसका पोर्टफोलियो देख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको देख करके समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कहाँ पर कठिनाई आ रही है या फिर बच्चा सही से सीख पा रहा है अथवा नहीं। तो सत्र के बीच में जो जांच किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उसी को तो निदानात्मक परीक्षण कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किसी पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ने के दौरान बच्चे को कठिनाई आ रही है अथवा नहीं। यही तो निदानात्मक परीक्षण है। क्योंकि ये इसके संदर्भ में फेवर कर रहा था, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर ई देखिए, योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण का कहने का मतलब कि अब आपका अधिगम हो चुका है, अब आप कितने योग्य हैं इसका जांच करने के लिए जो परीक्षण किया जा रहा है। तो योग्यता परीक्षण जो होता है वो फाइनल एग्जाम को बोलते हैं। मतलब कि आपने पूरा अधिगम कर लिया, अब आपको अधिगम करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि अब आपको अधिगम करना ही नहीं है। एक सत्र आपका कंप्लीट हो चुका, कक्षा 3 का पूरा पढ़ाई आपने कर लिया है। अब आप कितने योग्य हैं इसका फाइनल एग्जाम के दौरान टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो योग्यता परीक्षण है ये एक तरीके से
योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, निदानात्मक से संबंधित नहीं है। और प्रश्न में चूंकि निदानात्मक से बात की गई थी, चूंकि ये योगात्मक से संबंधित है, निदानात्मक से नहीं, इस वजह से ये निगेटिव था और इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव ही पूछा गया था। अब अगर बात करें तो हमारा केवल विकल्प ई वाला केवल सही है। दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 4 केवल ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 34 गुणे 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करता है। देखिए 34 गुणे 6 बच्चे को करना था, तो उसने क्या किया कि 34 को 30 + 4 कर दिया, उसके बाद से 6 से गुणा कर दिया, उसके बाद से गुणे का इसने वितरण कर दिया कि 30 गुणे 6 पहले किया, प्लस बीच में प्लस था तो प्लस कर दिया और 4 गुणे 6 कर दिया। इस प्रकार से इस तरीके से उसने पूरा मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को सॉल्व किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे ने उत्तर सही निकाला, यानी कि गुणा की प्रक्रिया से बच्चा अवगत है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न का उत्तर देना। प्रश्न पूछा जा रहा है उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, जो विकल्प पॉजिटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि यह गुणन की समस्या को हल करने के लिए एक तात्कालिक अनुमान और प्रयास यानी कि हिट एंड ट्रायल प्रणाली है। अनुमान में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनुमान में एग्जैक्ट आंसर पर नहीं पहुंचते, लेकिन बालक ने एग्जैक्ट आंसर निकाला था, तो ये अनुमान नहीं है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए विद्यार्थी को गुणन की अवधारणा का ज्ञान नहीं है। अगर अवधारणा का ज्ञान नहीं होता, गुणा बच्चे को नहीं आता, तो उसने एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाल दिया, यानी उसको गुणा का ज्ञान है और विकल्प कह रहा है कि नहीं है, तो ये भी निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए यह गुणन की मानक कलन विधि नहीं है, ये मानक प्रोसेस नहीं था, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए बच्चा अनौपचारिक तरीके से भी अगर प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है तो ये बच्चे को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आज हम लोग कक्षा में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे मानक विधि का प्रयोग करके गणित में अच्छे अंक पा लें। जब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके दैनिक जीवन में जाएगा, जब अपने व्यवहारिक जीवन में जाएगा, तो वो कॉपी कलम लेकर के गणित के प्रश्नों को कैलकुलेट नहीं कर रहा होगा। दैनिक जीवन में जब कुछ खरीदारी करेगा तो निश्चित तौर पर वो कलन विधि अलग प्रोसेस का यूज कर रहा होगा, कोई अनौपचारिक विधि का यूज कर रहा होगा। तो बच्चे को व्यवहारिक जीवन के लिए हम लोग को तैयार करना है, और अगर बच्चा पहले से अनौपचारिक विधि के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप बहुत सही कर रहे हैं, और इसके लिए उसे शाबाशी देना चाहिए, क्योंकि बालक अपने नए नए मौलिक विचारों के माध्यम से नए नए तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है। इससे बच्चे में सृजनात्मकता आएगी, और अगर आप उसे हतोत्साहित कर देंगे तो वह अपने मौलिक विचारों को यूज करने से डरेगा कि अगर मैंने अपने नए तरीके, अपने नए विधि से प्रश्न को सॉल्व किया तो मुझे कक्षा में डांट पड़ेगी। तो इससे बच्चा मौलिक नहीं बनेगा, यानी कि सृजनात्मक नहीं बनेगा। तो ये निगेटिव सेंस में था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है। यही मैं बोला था कि जब उसने गुणा करके सही आंसर निकाला तो जाहिर सी बात है उसे गुणा का ज्ञान होगा। आगे देखिए, और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है, यानी कि वो चीज़ों को, जैसे 34 था तो उसको 30 + 4 कर दिया, यानी कि उसने तोड़ दिया 34 को 2 भागों में, अपघटन कर दिया, तो इससे संचालित करने में वो सक्षम है। तो ये सबसे पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार यानी कि शेप, दिक् स्थान यानी कि पोजीशन और माप यानी कि मेजरमेंट के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। अगर आपको विकल्प में केवल दिख गया तो अब उस विकल्प पर आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल हमेशा निगेटिव सेंस में होता है और प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, इस वजह से ये आपका विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों में प्रारंभिक गणित अंक गणित को बढ़ावा देना। अंक गणित में आपके गिनती से संबंधित, और वो भी प्रारंभिक बात की गई है, यानी कि प्रारंभिक रूप से बच्चों को अंकों का ज्ञान देने की बात की जा रही है, तो सिर्फ अंक तक ही ये सीमित है। यहाँ पर पोजीशन नहीं आएगा, यहाँ पर शेप नहीं आएगा, इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सांख्यिकीकरण यानी कि अंक गणितीय, यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे कि क्षेत्रफल, परिमाप से जोड़ना। अब देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में यहाँ पर 2D कॉन्सेप्ट होगा, तो इसमें बच्चे शेप के माध्यम से, आकार के माध्यम से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और परिमाप क्या होगा कि चारों भुजाओं का योग होगा, यानी कि चारों भुजाओं का योग क्या कर रहा है, या आप मेजरमेंट ही तो कर रहे हैं, माप ही तो कर रहे हैं, जोड़ ही तो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था। और क्षेत्रफल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वर्ग है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप एक तरीके से इसका आकार भी देख रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, और साथ ही साथ इसका कैलकुलेशन करके इसका अंक गणित भी इसमें यूज कर रहे हैं, क्योंकि अंक गणित को भी यूज करने की बात की गई थी, यानी कि इसमें सब कुछ पॉजिटिव था। तो दूसरा बिल्कुल सही है। पहला देखिए, कहा जा रहा है कि सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना। सममिति यानी सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H है,
यहाँ पर H एक अल्फ़ाबेट मैंने लिखा, तो यहाँ से अगर बीच से मैं काट रहा हूँ तो ये वाला पार्ट जो है ये इसके सिमेट्री है, यानी कि कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर शीशा लगा दूँ तो ये वाला पार्ट एग्जैक्ट इसके बराबर होगा, इसी को सिमेट्री यानी कि सममिति कहते हैं। तो ये क्या है, ये पोजीशन इससे ही तो जुड़ा हुआ है, यानी दिक् स्थान से ही तो जुड़ा हुआ है। या फिर अगर मैं आयत लूँ और इसको बीच से इस प्रकार से काट दूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये वाले पार्ट के बिल्कुल समान है, ठीक है। तो आप इसका अनुमान कैसे, एक तरीके से पता कैसे लगा रहे हैं, मेजर करके कि ये कितनी लंबाई है, ये कितनी लंबाई है। तो इसमें माप भी आ गया, साथ ही साथ दिक् स्थान यानी पोजीशन भी आ गया कि जिस पोजीशन में ये है उतना ही पोजीशन में ये भी है, और उतना ही शेप उतना ही आकार भी इसमें है। इस वजह से सब कुछ इसमें पॉजिटिव था, यानी कि पहला विकल्प भी पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा तो पॉजिटिव था ही, तीसरा और चौथा गलत था। यानी दिए गए विकल्प में देखिए केवल ए और बी वाला विकल्प सही होगा। दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए और बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है सूक्ति, यानी कि एक स्टेटमेंट है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का क्या अर्थ है, यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसको सही तरीके से डिफाइन करता है कि गणित का जो अधिगम है, गणित का जो शिक्षण है वो घर से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। निजी शिक्षक यानी प्राइवेट टीचर की बात की जा रही है, ट्यूशन की बात की जा रही है। तो अगर कक्षा में टीचर है और वो नहीं पढ़ा पा रहा है और घर पे ट्यूशन लगाने की आवश्यकता है, तो ये तो टीचर की विफलता हुई ना। तो ये तो पहले से निगेटिव है कि आप बच्चे को घर पे ट्यूशन क्यों दे रहे हैं जब बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो ये निगेटिव सेंस में आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गृह कार्य बस इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट कक्षा में बताया गया है उसको वो एक्सप्लोर कर पाए, उसको देख पाए कि बच्चे को कहाँ पर कठिनाई आ रही है। जब बच्चा अगले दिन स्कूल जाएगा तो उस होमवर्क में जो भी बच्चा प्रतिक्रिया दिया होगा या फिर जो भी सॉल्व किया होगा उसको देख करके टीचर समझ जाएगा कि इसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है अथवा नहीं। तो ये विद्यालय जाने के बाद की गतिविधि है। और प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। अभी बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है फिर भी गणित वो अधिगम करना सीख रहा है घर से, इस सेंस में आपको उत्तर देना था। तो गृह कार्य आपको कब मिलता है, जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आपको होमवर्क मिलता है। तो ये तो निगेटिव सेंस में हो गया। पहला विकल्प देखिए, बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है। अगर अभिभावकों का ही उत्तरदायित्व था तो एज ए टीचर आपका रोल क्या है? आपका रोल ये सिर्फ थोड़ी है कि आप बच्चों को घर पर गणित पढ़ने के लिए भेज दें कि आपके माता पिता आपको गणित पढ़ाएंगे। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, घर और वातावरण में, क्या बोला जा रहा है, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधन कहने का मतलब कि रिसोर्सेज, जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यह विकल्प सबसे पॉजिटिव है। कैसे, इसको समझिए। प्रत्येक घर में चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से बच्चे को गणित सिखाया जा सकता है। जैसे कि घर में आलू होगा ही होगा, तो बच्चे को एक आलू दिखा करके बच्चे को एक संख्या से इंडिकेट किया जा सकता है, एक संख्या बताई जा सकती है। बच्चे को 2 आलू दिखा करके 2 संख्या से बच्चे को अवगत कराया जा सकता है। बच्चे को 3 आलू दिखा करके 3 संख्या से अवगत कराया जा सकता है। बच्चा भी विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन घर में इन सभी संसाधनों को, आलू प्याज वो सब देख रहा है। तो ये सब के माध्यम से बच्चों को गिनती का अवधारणा समझाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए इसी को और एक्सप्लोर किया जाए, जैसे कि पहले ग्रुप में आलू को बांट दिया जाए, पहले एक आलू को अलग रखा जाए और दूसरे ग्रुप में 2 आलू को रखा जाए, और उसके बाद से इन दोनों आलू को मिला दिया, यानी कि एक वाला जो आलू था इसको उठा करके इस वाले ग्रुप में यानी यहाँ पर रख दिया जाए और यहाँ पर आलू खत्म हो गया। तो अब बच्चे को यहाँ पर जोड़ के भी कॉन्सेप्ट को बताया जा सकता है, योग के कॉन्सेप्ट को भी बताया जा सकता है कि पहले 1 था और उसमें 2 आलू पहले था, और 1 आलू को इस 2 वाले आलू के साथ रख देंगे तो 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। बच्चा अब इसको गिन करके मूर्त अवस्था में योगात्मक प्रोसेस को भी समझ पा रहा है। यानी कि यही कहा जा रहा है दूसरे विकल्प में कि घर और वातावरण में प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यही सही रूप से डिफाइन कर रहा है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न यानी इबारती वाले प्रश्न दिए जाते हैं, हल करने के लिए दिया जाता है, तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं कि यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल कर लूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है?
यानी कि बच्चे से मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया कि पहले तुम्हारे पास एक टॉफ़ी थी, फिर मैंने आपको 2 टॉफ़ी और दे दिया, अब आपके पास कुल कितनी टॉफ़ी है। तो बच्चा इस प्रश्न को नहीं समझ पा रहा है। बच्चा अगर ये कह रहा है कि आप मुझे सिंपली बता दीजिए कि क्या करना है, जोड़ करना है या फिर घटाना करना है, तो मैं इसका उत्तर बता दूंगा। यानी कि बच्चे को अगर ये बताया जाए कि 1 + 2 का मान कितना आएगा, तो बच्चा इसका उत्तर 3 बता दे रहा है। लेकिन जब इसी को आप शब्दों में पिरो करके पूछ रहे हैं कि आपके पास पहले एक टॉफ़ी था, फिर 2 टॉफ़ी और आपके पास मिल गया, तो आपके पास कुल कितनी टॉफ़ी आ गई, तो शाब्दिक प्रश्नों में वो समस्या फेस कर रहा है। इस प्रकार के समस्या का क्या कारण हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पर बच्चे के पसंद नापसंद की बात नहीं है। बच्चा प्रश्न को सॉल्व करना तो चाह रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, यानी कि उस शाब्दिक प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है। बच्चे को अगर अंकों के बारे में बता दिया जाता है कि 1 + 2 का मान कितना होगा, तो बच्चा इसका उत्तर दे पा रहा है, यानी कि वो शाब्दिक वाले प्रश्नों को समझ नहीं पा रहा है, ये मेन कारण है। तो पहला विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भीति होती है। दुर्भीति को हम लोग अंग्रेजी में फोबिया कहते हैं। तो ये भी विकल्प गलत है, क्योंकि बच्चा जब भाषा वाले प्रश्नों को समझ लेता है तो फिर वो उसमें कंफर्टेबल हो जाता है। यानी कि अभी बच्चे में भाषा को समझने की कौशल विकसित नहीं हुआ है, गणितीय भाषा को समझने का। इस वजह से बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसमें उस भाषा को लेकर के फोबिया नहीं है। ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बच्चे आलसी हैं और प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। बच्चे किसी भी प्रश्न को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, बशर्ते कि टीचर उसको पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो ये कहना कि बच्चे आलसी हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर कभी भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है। परिज्ञान कौशल यानी कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल की कमी है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, बच्चा 1 + 2 का मान तो बता ले रहा है, लेकिन जब इसी को शब्दों में पिरो करके बताया जा रहा है, तब वो नहीं समझ पा रहा है कि प्रश्न एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्या है? ये बच्चों के समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन की कमी है, कि वह शब्दों के फेर को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो यही विकल्प पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।